बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय के जीवों में श्वसन नामक अध्याय के बारे में। तो बच्चों, जीवों में श्वसन, हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उनमें कुछ जैव प्रक्रम क्रियाएं होती हैं और जैव प्रक्रम क्रियाओं में एक श्वसन भी क्या है, ये जैव प्रक्रम है। और जैव प्रक्रम क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? जो जितने भी जीव हैं उनके अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। अनुरक्षण क्या होता है कि वो सही से उनकी वृद्धि हो, विकास हो, सही से वो काम करें, है ना। तो श्वसन भी क्या है, एक जैव प्रक्रम है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, श्वसन क्या होता है? जनरली सामान्यतः क्या होता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब जो वायु लेते हैं, छोड़ते हैं, इसको साधारण भाषा में लोग श्वसन कहते हैं। लेकिन बच्चों, सांस लेना और श्वसन दोनों में काफ़ी अंतर है, इसको हम आगे बताएंगे आपको। तो हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ने को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो सांस लेना मतलब क्या है कि जिसमें हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब सांस हम छोड़ते हैं तो उसमें भी और भी सारी जो गैसेस हैं वो निकलती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, जब हम श्वसन लेते हैं और भी कई गैसेस जाती हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा ऑक्सीजन की होती है, और जब हम निकालते हैं तो उसमें अधिकतम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। तो बच्चों, सांस लेना और छोड़ना अगर हम बंद कर देंगे तब क्या होगा? तो इसको आप खुद भी देख सकते हैं कि आप अपनी नाक और मुंह इस तरह से कस के बंद कर लीजिएगा और घड़ी देखिएगा, या फिर अपने मित्र को भी आप कह सकते हैं कि वो समय देखे कि कितनी देर तक आप अपना जो सांस है उसको आप रोक के रख सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि सबका अपना अलग-अलग जो है समय होगा, है ना? कोई 20 सेकंड रोक के रख सकता है, कोई 30 सेकंड, कोई हो सकता है भाई 40 सेकंड भी रोक ले अपनी साँस को, है ना? तो सबका ये अलग-अलग होता है। तो आप पाइएगा कि जब आप साँस रोकते हैं तो आपको घुटन महसूस होती है ना? ऐसा लगेगा कि अब जान निकल जाएगी, तो तुरंत आप फिर साँस लेने लगते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती आपको साँस नहीं रोकनी है, ठीक है? जहाँ तक आपको लगे अब दिक्कत हो रही है तब आप हटा सकते हैं हाथ और टाइम देख सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको जैसे कि बताया बच्चों क्या करना है कि अपनी नाक और मुँह कस के बंद कर लेंगे, है ना? मतलब नाक भी और मुँह दोनों बंद कर लेंगे ताकि आप मुँह से भी कहीं साँस ना लें। और दूसरे व्यक्ति को या स्वयं भी घड़ी में समय नोट कर सकते हैं। और कितनी देर तक साँस रोक सकते हैं या कैसा अनुभव करते हैं, वो अनुभव आपको ज्ञात होगा, और ऐसा आप कई बार कर सकते हैं। तो आप देखोगे कुछ में समय में हो सकता है 1-2 सेकंड आगे-पीछे भी हो सकता है जब आप कई बार इस क्रिया को करते हैं तो, है ना? और अपने दोस्तों के साथ भी ये कर सकते हैं क्रिया। अच्छा, इसमें छात्र का नाम है और 1 मिनट में लिए गए जो साँस, हमने कहा कि साँस जो हम लेते हैं वो कितने बार उसमें लेते हैं, छोड़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कुछ छात्र हमने लिए, आप लोग अपनी कक्षा में से भी किन्हीं को भी या अपने घर में भी जो हैं लोग हैं, उनके द्वारा भी कर सकते हैं, और छोटे-बड़े किसी से भी आप ये करवा सकते हैं। तो उसमें बच्चों आप देखिएगा कि हम लोग लगभग 13 बार 12 से प 15-16 बार तक हम या तो मतलब साँस लेते हैं और उतनी बार हम साँस बाहर निकालते हैं, है ना? तो ये है केवल साँस लेने की संख्या, और इतनी ही बार हम साँस फिर छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग होगा। किसी में 14 होगा, किसी में 15, किसी में 16 भी हो सकता है ना? और साँस लेने की जो दर है कि 1 मिनट में कितनी बार आप लेते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई मनुष्य स्वस्थ है या नहीं। ये कम से कम जो लगभग जो दायरा होता है, वो 11-12 से लेके 16 तक लगभग रहता है। इसके इतनी 11 से 16 तक आप इतनी बार साँस लेते हैं और उतनी बार छोड़ते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा होने लगता है, तीव्र होता है, इसकी दर बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। और ये बच्चों उस पर भी निर्भर कर सकता है कि किसी की जो उम्र है ना? कोई छोटा है, कोई वयस्क है, कोई बुज़ुर्ग हैं, तो उस पर भी जो साँस की जो दर है 1 मिनट में वो थोड़ी अलग-अलग हो सकती है। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं, आपका कुछ और भी आ सकता है, थोड़ा अलग भी आ सकता है इससे, है ना? आप इसको खुद से करके देखिएगा।
अच्छा, सामान्य व्यक्ति जो है वो प्रति मिनट में 72 बार सांस लेता है ना? सांस लेता मतलब सांस लेना और छोड़ना। तो ये है, लेकिन जब आप बच्चों क्रियाकलाप जब आप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा-सा इसमें अंतर दिखाई देगा। जब आप खुद भी करोगे तो थोड़ा अंतर दिखाई देगा। तो ये है कि मतलब अगर 72 बार से बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है तब वहाँ दिक्कत है। तो आप इसको खुद करके देखोगे तब आप देखोगे कि मतलब क्या है, 72 बार वो केवल लेना नहीं होता, लेना छोड़ना दोनों ही उसमें आता है। ठीक है? तो शारीरिक कार्य जब हम करते हैं बच्चों, जैसे दौड़ना या कसरत करने पर साँस लेने की जो दर होती है वो सामान्य स्थिति से उस समय अलग होती है ना? क्योंकि साँस लेने का मतलब है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अधिक से अधिक, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा तब का हमें ज़्यादा चाहिए होती है बच्चों, ताकि एनर्जी बन सके, क्योंकि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो हमारे अंदर क्या है, ऊर्जा का निर्माण करते हैं और जो हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो जब भी हम कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे दौड़ने की, खेलने कूदने की, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? और साँस भी उस समय हम जल्दी-जल्दी लेते हैं, तो उसकी भी दर क्या होगी, उस समय अलग होगी। आप सो रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे जो साँस लेने की जो दर है वो थोड़ी कम होगी, वहीं आप चल रहे हैं तो थोड़ी अधिक होगी, जब आप दौड़ रहे हैं तो और भी अधिक होगी। तो ये निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो ये भी आप नोट करिएगा जब आप वो क्रिया करेंगे तो क्रियाकलाप। अच्छा, कुछ ऐसी स्थितियों में जब साँस लेने की दर बढ़ जाती है ना? उसको आप नोट करिएगा कि कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है, किस स्थिति में। आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें बच्चों आप क्या करोगे, एक तालिका बनाओगे अपनी कॉपी पे और देखोगे कि कितने बच्चों पर आपने वो प्रयोग किया, 4, 5, 6 जैसे भी हैं आप ले सकते हैं, और छात्रों के नाम नोट करेंगे तथा विराम में चलने के बाद आप उसका जो है समय नोट करेंगे। जैसे विराम में था तब कितनी उसकी साँस लेने की दर थी प्रति मिनट, और जब 10 मिनट जब वो तेज़ चला, है ना? जब वो 10 मिनट तक जब वो कोई तेज़ी से चल रहा है, उसके बाद प्रति मिनट उसकी साँस लेने की दर क्या है, और 100 मीटर दौड़ने के बाद यानी 100 मीटर दौड़ने के बाद उसकी जो साँस लेने की दर है, वो हर 1 मिनट में कितनी है। तो आप ये आराम से बच्चों कर सकते हो, है ना? घर में भी कर सकते हो, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, खुद भी, है ना? और एक ही उम्र के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो इससे आपको पता, आप देखोगे कि इसमें थोड़ा अंतर आता है। उम्र के हिसाब से भी अंतर आता है, और जैसे कि इसमें है कि आपकी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप क्रिया कर रहे हैं, उसमें आप कितनी तेज़ी से वो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से आप साँस भी लेंगे। अच्छा, तेज़ चलने, दौड़ने से साँस की गति बढ़ जाती है। आप ऐसा महसूस करते होंगे बच्चे, जब आप दौड़ते होंगे या रेस में भाग लेते होंगे, तब आप देखते होंगे बहुत तेज़ी से साँस लेते हैं, है ना? और जब आराम से बैठे होते हैं, तो बहुत आराम से साँस लेते हैं धीरे-धीरे। इसको आपने खुद भी अनुभव किया होगा। साँस लेने और छोड़ने के क्रम में अपने उदर और वक्ष की गति को ध्यान से देखेंगे। उदर होता है बच्चों पेट, पेट की गति, और जो वक्ष होता है, जो छाती, उसकी गति को आप देखोगे। तथा अन्य जानवर, और भी कई जो जानवर होते हैं जो श्वसन करते हैं, जैसे कुत्ते वगैरह को आपने देखा होगा श्वसन करते हुए, है ना? तो आप देखते होंगे उसके उदर और वक्ष की गति को, और नहीं देखा है तो अगली बार आप देखिएगा जब भी किसी जानवर को देखें तो। आप ऐसा अनुभव करते होंगे बच्चे कि जब आप साँस लेते हो, तो क्या होता है कि जो वक्ष है वो फूलता है ना? ऊपर की ओर फैलेगा भई, क्योंकि जब आप हवा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? अंदर जा रही है तो वो फूलेगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है। वैसे ही वृक्ष भी क्या है? ऊपर की ओर उठेगा, है ना? और जब हम छोड़ते हैं, तो जब हम छोड़ते हैं तो क्या होगा? वृक्ष नीचे की ओर फिर से आ जाएगा, क्योंकि उसमें से हवा निकल गई। ये आप खुद भी ऐसा देख सकते हो, अपने आप को भी साँस लेते समय ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, साँस लेना एवं छोड़ना। तो हमने कहा बच्चों की जो साँस लेते हैं उसमें 2 क्रियाएँ होती हैं। एक होता है साँस लेना, तो जो हम लेते हैं साँस वो हम देखोगे कि आप लोग नाक से लेते हैं, है ना? और मुँह से छोड़ते हैं, नाक से भी छोड़ते हैं,
है ना। सांस लेने में कुछ लोग भाई कभी कभी सर्दी वर्दी हो जाती है तो मुंह से भी सांस लेते हैं, है ना, मुंह से ही छोड़ते भी हैं। तो नाक और मुंह इन दोनों का क्या है, ये मुख्य अंग है सांस लेने और छोड़ने में। आप इसको देखते होगे, है ना। और जब आप खासकर तेजी से दौड़ते हो तो आप देखते हो भाई नाक से मुंह से दोनों ही से आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ऐसा भी आप देखते होगे। सांस लेने का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, है ना। और भी गैस आती है, ऐसा नहीं कि केवल भाई ऑक्सीजन ही आ गई छन करके, नहीं। उसके साथ जितनी भी हमारी वायुमंडल में गैसें हैं वो सारी गैस जो हैं वो हमारे अंदर आती हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं हमारे अंदर जाती है तो ये फेफड़ों में जाती है, और बच्चों फेफड़ों से फिर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है नाक या मुंह के द्वारा। अच्छा, सांस लेना क्या है, तो सांस लेना है ये कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों ये हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, है ना। और ऑक्सीजन है, आप जैसे कि जानते हैं ये प्राण वायु भी कहते हैं इसको, है ना। तो सांस लेने में आपको ध्यान रखना है, जब हम ले रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा किसकी ले रहे हैं, ऑक्सीजन की। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं जिसको हम उच्छ्वसन भी कहते हैं, और सांस लेने को अंतः श्वसन भी कहते हैं। अंतः मतलब अंदर, श्वसन मतलब श्वसन करना, और ये उच्छ्वसन, उच्छ्वसन मतलब बाहर की ओर निकालना। तो सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें अधिक होती है। अच्छा, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जैसे कि अभी बताया अंतः श्वसन कहलाता है, और इसमें हमने बताया था बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की अधिक होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जस्ट उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है। जितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की रहेगी अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की कम, अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कम रहेगी। ये अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में ऐसा होता है। ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं यानी उच्छ्वसन, इस क्रिया को हम कहते हैं बच्चों, है ना। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम निकलती है। देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलती है। और बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म बनती है जब हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है ना, उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे शरीर से बनती है और वो इस तरह से उच्छ्वसन के दौरान बाहर निकलती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बच्चों आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, उनके हरे भाग में होती है, और हरे भाग में क्या उपस्थित होता है बच्चों, क्लोरोफिल। और भी कई सारे घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, खनिज लवण है ना, जल है, क्लोरोफिल है, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। अच्छा, अंतःश्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो ये जो ऑक्सीजन हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन भाई वायुमंडल, तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है बच्चों, तो ये जो ऑक्सीजन है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान वो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में निकालते हैं, और उसी ऑक्सीजन गैस को हम सभी लोग या जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सब उसको ग्रहण करते हैं अंतःश्वसन के दौरान। तो समझ में आया बच्चों कि ऑक्सीजन आई कहाँ से, तो कहाँ से आई बच्चों, पेड़ पौधों से। इसलिए पेड़ पौधे हमें काफ़ी मात्रा में लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होगी। अच्छा, तो जीवों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है अच्छा चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, उसमें वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन गैस क्या है, ये जीवों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है अंतःश्वसन के दौरान, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जीवों के द्वारा निकाली जाती है कहाँ पर, वायुमंडल में। जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पौधों के द्वारा ले ली जाती है, कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो चक्र है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ये चलता रहता है।
अच्छा, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि नाम से आप बच्चों जान रहे हैं कि जैव मतलब हो गया जो भी जीवित है ना, जैविक है, जिनमें जीवन है, जिनमें प्राण है, वो हो गया जैव। और रासायनिक मतलब कुछ भी रसायनों का प्रयोग इसमें हुआ, कोई भी केमिकल रसायन का उपयोग जब होता है तो उसे हम तो दोनों ही को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जीवों को जीवित रहने के लिए तथा कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, है ना, उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किस काम आती है बच्चों? ऊर्जा हमें कोई भी कार्य के करने के लिए आवश्यक होती है ना? और जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। भाई आप जीवित हैं तभी कुछ काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, इसमें कुछ नाम दिए जैसे खेलना, चलना, दौड़ना, कपड़ा धोना। और इसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं बच्चों, अगर आप बोल भी रहे हो, हंस भी रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम बैठे बैठे काम करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता पर हमें हर काम के लिए होती है। अच्छा, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ऊर्जा जो है हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? भोजन से। आप कहते हो ना भाई कि खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं? ताकि ताकत मिले, है ना, यानी ऊर्जा की प्राप्ति हो। यानी क्या है बच्चों की भोजन में कहीं ना कहीं क्या है? ऊर्जा है ना। तो भोजन में संग्रहित होती है अलग अलग रूप में, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है यहाँ पर? श्वसन। श्वसन क्या है? एक जैव प्रक्रम है जो कि जिसमें कि जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इसके ही दौरान क्या होता है? भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणाम स्वरूप मुक्त होती है। और हम जानते हैं बच्चों कि जो भोजन में डायरेक्ट जो भोजन है हम उसको खाते हैं, है ना, उसको चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाके उसका क्या होता है बच्चों? पाचन होता है अच्छे से। और जो फिर जो भी उससे रस निकलता है ना, वो हमारी कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों? अवशोषित कर लिया जाता है ना। और जो भोजन जैसे ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज है वो भी क्या है? उसका भी विखंडन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये जो विखंडन होता है ग्लूकोज का, वो कैसी क्रिया है? एक तरह से रासायनिक, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और तो हम कहते हैं भोज्य पदार्थों का रासायनिक अपघटन, मतलब हो गया उसको तोड़ना और छोटी छोटी चीजों में तोड़ना। जैसे बच्चों अभी आप छोटी क्लास में हो, बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ोगे कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दाल है, दाल हम सब लोग खाते हैं, तो दाल तो हमें दिखाई देती है ना। लेकिन जो दाल भी है वो बहुत छोटे छोटे और छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। और उसकी एक इकाई को हम नहीं देख सकते हैं, है ना। तो जैसे दाल है वो प्रोटीन से बनी होती है, हम कहते हैं ना दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या है? एक चेन बनाते हैं और तब वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो हर एक जो अमीनो एसिड होता है वो हमें आँख से दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह से बच्चों, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, लेकिन अगर हम सोचें कि एक कोशिका को हम देख लें तो हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, है ना। तो इसी तरह से बहुत छोटी-छोटी इकाई से मिलकर क्या है? कोई भी पदार्थ बना होता है, भोजन बने होते हैं। तो उनका जो रासायनिक अपघटन है, उनको सबसे बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना, हाँ, वो कहलाता है उसका रासायनिक अपघटन। उसके परिणाम स्वरूप जब ये रासायनिक अपघटन होता है भोज्य पदार्थों का, तब क्या होता है बच्चों? ऊर्जा निकलती है ना। और ये पूरा जो क्रिया है किसके दौरान होती है? श्वसन के दौरान ही। जब श्वसन होता है उस समय ये भोज्य पदार्थ हैं, उनका रासायनिक अपघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है जो हमारे कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव सभी प्रकार के कार्यों के लिए करता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो श्वसन है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्योंकि इसमें रासायनिक अपघटन होता है, कई सारे एंजाइमों का भी उपयोग होता है ना, उसको तोड़ने के लिए कई सारे रस उसमें उपस्थित होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे HCl का नाम सुना होगा आपने, उसको भी हमारे पेट में होता है ना, आमाशय में होता है।
तो इस तरह के कुछ रसायनों का भी प्रयोग होता है इसको भोज्य पदार्थों के अपघटन में। तो इस तरह से ये जो क्रिया हुई, क्या हुई, जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई, श्वसन। अच्छा, सांस लेना या छोड़ना ये क्या है, श्वसन की एक प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है, यानी दोनों अलग है। श्वसन और सांस लेना या छोड़ना दोनों में अंतर है। सांस लेना का क्या मतलब होता है बच्चों की, हवा का शरीर में आवागमन। सांस लेना मतलब कि भाई हवा है हमारे अंदर आई, यानी ऑक्सीजन आई, यानी मनुष्य में नाक से क्या कहाँ तक आई, वो फेफड़ों तक, है ना। नाक से कहाँ गई, वो धीरे धीरे पैसेज से होके यहाँ तक हमारे फेफड़ों में गई और वापस फेफड़ों से नाक तक आएगी। और जो फेफड़ों में है वहाँ पर क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा, यानी ऑक्सीजन गैस ले लेंगी फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लेंगी, फिर वो हमारे श्वसन जो सांस लेने की या छोड़ने की प्रक्रिया है उससे वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो यानी क्या है, अब देख लो केवल गैसों का आवागमन है, ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, और ये कहाँ से कब, नाक से फेफड़ों में गई और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा वो बाहर निकाल दी गई। तो ये क्या हुआ, एक तरह से सांस लेना हुआ, इतना ही तक है सांस लेना। लेकिन श्वसन शरीर की कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन वही जो श्वसन है ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है बच्चों की, जो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उनका रासायनिक अपघटन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो हम श्वसन करते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें ये क्या है बच्चों, एक तरह से रासायनिक अपघटन होता है। ग्लूकोज का जो टूटना होता है वो रासायनिक अपघटन कहलाता है। ग्लूकोज अणुओं का जो अपघटन है, जब इसका अपघटन होता है मतलब टूटते हैं ग्लूकोज अणु, तो ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र होता है बच्चों, वो होता है C6H12O6 ना, ये होता है ग्लूकोज का अणु। तो जब ये टूटते हैं यानी इनका अपघटन होता है, रासायनिक अपघटन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमको, जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है जो कार्य करने के लिए हमें आवश्यक होती है। और ये जो ऊर्जा है बच्चों, ये एटीपी के रूप में संचित होती है हमारी कोशिकाओं में, है ना, एटीपी के रूप में होती है ऊर्जा। तो ये ग्लूकोज का अपघटन होता है। तो इसी में से ये है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब इसमें आप देख रहे हो बच्चों। इसी में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और जल बनता है। जल का जो अणुसूत्र है वो क्या है, H2O है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से जो रासायनिक अपघटन होता है श्वसन का।